हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल शिक्षा विला के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मौर्य वंश से संबंधित होगा। तो आइए जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और ये घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठे। मगध साम्राज्य के रूप में मौर्यों के शासनकाल में ही उभर के सामने आया। और हमारा अगला पॉइंट है, घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। दोस्तों, अगर चाणक्य ना होता तो शायद ही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा पाता। तो आइए जानते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मतलब चाणक्य के दो और नाम थे। कौन थे वो? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब अगला पॉइंट है हमारा, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र थी जिसका संबंध राजनीति से था। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पे बैठने के 305 ईसा पूर्व एक यूनानी सैनिक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता है और उसे युद्ध में हरा देता है और उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। तो सेल्यूकस निकेटर, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। और इससे पहले मैंने एक पुस्तक बताई थी अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ होता है मतलब शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को क्या बोलते हैं? दीक्षा बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और फिर कर्नाटक चले गए और अपने जीवन के अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही बिताए और उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ तथ्य जाने। अब जानते हैं मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के जो नाम है वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बिंदुसार को और किन किन नामों से जाना जाता है। इसी क्रम में पहला नाम है अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। तो इसी प्रकार बिंदुसार के 3 नाम कौन कौन से हुए? अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इन पॉइंट को। अब हमारा अगला पॉइंट है, बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना हमने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में ही आया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है कि सम्राटों का सम्राट।
तो चलिए जानते हैं अब अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। इसी क्रम में पहला है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक जो थे अवंती के राज्यपाल थे। और एग्जाम में एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अशोक की माता का नाम। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला पॉइंट है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलिंग में हुए भारी नरसंहार को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चालू किया और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अब अगला पॉइंट है हमारा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। और उनके जो शिलालेख थे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में होते थे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। इसी क्रम में अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो शिलालेख, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या थी 14। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अब आते हैं स्तंभलेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मेदई है। रुम्मेदई, ये जो स्तंभ लेख है, इसके बारे में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व घटा देने की घोषणा किस स्तंभ में की थी? तो किस स्तंभ में की गई थी? रुम्मेदई के स्तंभ में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। इसमें पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र में जासूस चर को कहा जाता था और गुप्तचर गूढ़ पुरुष को कहा जाता था। अब विष्णु पुराणों की संख्या कितनी? 18। उसमें एक पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से संबंधित है। अब हम आते हैं अपने अंतिम बिंदु की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसी के सैनिक पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पे शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ हमारा थ्योरी वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने MCQ वाले सेक्शन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है कौशल, मगध, चंपा और अवंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने कौटिल्य, सेलुकस, निकेटर, मेगास्थनीज और जस्टिन। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जिसे भेजा किसने था? सेलुकस निकेटर ने। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है गणानंद, कौटिल्य, बिंबिसार और पुष्यमित्र। तो दोस्तों मैंने बताया था अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी, कौटिल्य। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो ऑप्शन है हमारे सामने अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। इसके बारे में मैंने वीडियो में कई बार बताया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक में
तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ए मगध, बी कलिंग, सी सारनाथ और डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों बौद्ध धर्म वाले वीडियो में मैंने आपको बौद्ध की 4 संगतियों के बारे में बताया था। उसमें बौद्ध की तृतीय संगति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों मैंने बताया था चाणक्य को 2 और नाम से जाना जाता था। कौन कौन से थे वे 2 नाम? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है दोस्तों। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। और हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। तो आपके सामने ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसी के साथ हमारा MCQ वाला सेक्शन भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।